Good morning, students. Here I Kamal and Sani going to discuss about a new topic, atelectasis. So basically एक एटलेक्टियासिस की अगर हम बात करें तो एटलेक्टियासिस एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो रिड्यूस हो जाता है या एब्सेंट हो जाता है ड्यू टू फर्स्ट deflation of alveoli. It is a condition in which the alveoli become deflated and the outer air cannot the alveoli become inflated. It means क्या होता है कि एटलेक्टियासिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो अपनी एल्वियोलाई है वो एकदम पिचक जाती है ना, उसकी रिकॉइल कैपेसिटी जो है, इलास्टिक कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, चाहे वो ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होने की वजह से हो या क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से इलास्टिसिटी लॉस होने की वजह से हो। बिकॉज जब तक आपका इन्हेलेशन पावर इतना नहीं हो कि वो आपका इनर एयर का जो प्रेशर है उसको क्रॉस नहीं करे, जब तक एल्वियोलाई जो है वो इन्फ्लेटेड नहीं होगी। अगर साधारण शब्दों में कहा जाए, जो आपका प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर जो है आपका गैसेस का, वो प्रेशर जो है जब तक एक्सटर्नल प्रेशर उसको ओवरकम नहीं करेगा, जब तक आपकी जो एल्वियोलाई है वो इन्फ्लेटेड नहीं होगी। उदाहरण के तौर पे जब भी आप कोई बैलून को इन्फ्लेट करते हो तो आपको एक पॉजिटिव प्रेशर के साथ उसमें एयर को ट्रैवल करवाना पड़ता है, उसमें एयर फिल करना पड़ता है। जब वो बैलून के प्रेशर से आपका एयर देने का प्रेशर ज़्यादा होता है तब बैलून जो है इन्फ्लेटेड होता है, अदरवाइज जो बैलून है वो डिफ्लेट। तो डिफ्लेटेड बैलून इज एक्चुअली एज सिमिलर एज डिफ्लेटेड एल्वियोलाई। सो हियर द डेफिनेशन, एटलेक्टियासिस इज ए complete or partial collapse of lungs or lobe developed when the alveoli within the lungs or lobe become deflated, resulting in reduced or absent of gas exchange. So here atelectasis means complete or partial, means whether the alveoli is completely deflated or whether the alveoli is partially deflated within the lungs. It is developed when the alveoli within the lungs और लोब बिकम डिफ्लेटेड। ये कब कंडीशन अराइज होती है कंप्लीट और पार्शियल कोलैप्शन की? जब जो आपकी एल्वियोलाई है वो लंग्स के अंदर डिफ्लेटेड कंडीशन के अंदर हो। मीन्स जैसे गुब्बारा पिचका हुआ रहता है उसी तरह से आपकी एल्वियोलाई भी जो है वो पिचकी भी रहे। दैट इज लीड्स टू रिड्यूस और एब्सेंट ऑफ गैस एक्सचेंज। क्योंकि जब डिफ्लेटेड एल्वियोलाई होगी ना, क्या होता है कि ऐसी कंडीशन, बहुत सारी ऐसी कंडीशन जिसमें नेगेटिव प्रेशर जो है वो डेवलप हो जाता है। नेगेटिव प्रेशर डेवलप होने की वजह से क्या होता है कि जो एयर है ना वो एब्जॉर्ब हो जाती है और उसको एक्सटर्नल एयर जो है वो रिफिल नहीं कर पाती। उस कंडीशन में क्या होता है, एल्वियोलाई जो है वो डिफ्लेटेड हो जाते हैं और उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो रिड्यूस होने लगते हैं। तो इट become completely or it become partially depended on the cause. First one, if the blockage is complete, then there will be complete collapsion of the lungs. If the blockage is partial, it means somewhat air is traveling within the bronchus or bronchioles. That means partial collapsion of lungs may be happened. So the most common cause is post-surgical, or it may also cause anesthetic induced atelectasis, because anesthesia change our regular pattern of breathing and absorption of gases. So this may leads to some degree of collapsion of alveoli, because anesthesia क्या है, अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को, स्वैलो और डीप ब्रीदिंग पैटर्न
ये एनेस्थीसिया फॉलो करता है। इरेगुलर पैटर्न शो करता है एनेस्थीसिया से रिकवरी के दौरान। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो अपनी लंग्स एल्वियोलाई है वो कुछ हद तक कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं, और उसकी वजह से एटलेक्टियासिस इंड्यूस हो जाता है, उसकी वजह से एटलेक्टियासिस स्टार्ट हो जाता है लंग्स में डेवलप होना। लेकिन ये एक टेम्परेरी प्रोसीजर है, टेम्परेरी कंडीशन है, क्योंकि हम इससे ओवर रूल्ड कर सकते हैं व्हेन वी आर गिविंग पेशेंट फॉर ए फोर्सफुल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। जब हम पेशेंट को एक हाई ताप से अगर ऑक्सीजन का एडमिनिस्ट्रेशन करवाते हैं ना, तो उस कंडीशन में हम क्या इसको ओवर रूल्ड कर सकते हैं। Next one, pulmonary tuberculosis. As we earlier discussed that pulmonary tuberculosis is a chronic inflammatory disorder which is caused by the Mycobacterium tuberculi. इसके अंदर क्या होता है? There is a formation of granulomas and cavitary. जब cavitary बनती है ना, तो उस कंडीशन में वहाँ पे जो फिजियोलॉजी है ना एल्वियोलाई की, वो लॉस हो जाती है। और कैविटरी में आपको मैंने पहले भी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में कहा था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मिनिमाइज्ड होती हैं, उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस रिड्यूस और एब्सेंट होती हैं। तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इज द नेक्स्ट कॉज। नेक्स्ट वन, स्मोकर्स। स्मोकर्स में दो कंडीशन है। देखिए, एक स्मोकिंग क्या करता है, म्यूकोसिलरी एक्शन को सप्रेस करता है, जिससे हम हमारी म्यूकस को एक्सपेल आउट नहीं कर पाते। तो क्या होता है कि जब म्यूकस को एक्सपेल आउट नहीं कर पाते तो वो म्यूकस वहाँ कैल्सीफाइड होने लगता है, वहाँ पे वो सीक्रेशन डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होके एटलेक्टियासिस डेवलप हो सकता है। सेकेंड वन, स्मोकर्स में क्या होता है, इलास्टिक रिकॉइल जो पावर होती है एल्वियोलाई की, वो रिड्यूस होने लगती है ड्यू टू फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन और ड्यू टू अदर कॉजेज और स्कार फॉर्मेशन। So smokers is the next cause. Next one, foreign body. Direct inhalation of foreign body which is larger in size that able to occupy the bronchus. देखिए, दो कंडीशन है कि एक फॉरेन बॉडी आपने एस्पिरेट करी और वो अगर साइज में छोटी है तो वो कहाँ जाके, देखो कफ इज द फर्स्ट रिफ्लेक्स बाय द बॉडी। अगर कफिंग के दौरान क्या होता है, फॉरेन बॉडी हम बाहर निकाल देते हैं तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर फॉरेन बॉडी इनहेल हो गई है और वो जाके किसी एक पार्ट को ऑक्यूपाइड करती है, वेदर इट इज ऑक्यूपाइड द राइट ब्रोंकस और द लेफ्ट ब्रोंकस डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ द फॉरेन बॉडी। ये लार्ज शेप की बात कर रहा हूँ। तब क्या होगा, राइट ब्रोंकस को कवर किया, इट मीन्स राइट लंग्स पूरा कोलैप्स हो जाएगा। अगर फॉरेन बॉडी का पार्ट साइज में छोटा है, उस कंडीशन में क्या होगा, फॉरेन बॉडी ट्रैवल करेगा ब्रोंक्यूल्स तक, और जहाँ पे जाके वो ऑक्यूपाइड करेगा वहाँ से नेक्स्ट पार्ट जो है, बियॉन्ड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, वहाँ पे नेगेटिव प्रेशर डेवलप होगा, और नेगेटिव प्रेशर डेवलप होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे एल्वियोलाई जो है वो कोलैप्स होने लगेगी या डिफ्लेटेड होने लगेगी। सेम एज इन ब्रोंकाइएक्टियासिस। ब्रोंकाइएक्टियासिस मीन्स देयर इज अ इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकस within the lungs due to excessive accumulation of the fluid and mucus. चाइल्ड में बहुत ज़्यादा कॉमन कंडीशन है ब्रोंकाइएक्टियासिस। इस कंडीशन के अंदर एक्सेसिव म्यूकस का डिपोजिशन हो जाता है, और यही एक्सेसिव म्यूकस डिपोजिशन क्या करता है, आइसोलेट कर देता है नेक्स्ट पार्ट को, एल्वियोलर लंग्स के नेक्स्ट पार्ट को आइसोलेट कर देता है, और उसकी वजह से वहाँ पे नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है। Next one, chronic bronchitis. Chronic bronchitis in which obstructive chronic bronchitis is the cause for develop atelectasis. Chronic bronchitis में भी obstructive bronchitis है, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो नेक्स्ट पार्ट है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, और उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है उसमें रिड्यूस हो जाती है, और उसकी वजह से एटलेक्टियासिस डेवलप होने लगता है। क्या होता है ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस? ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस क्या होता है कि म्यूकस का कैल्सिफिकेशन होने के बाद जब म्यूकस हार्ड हो जाता है, तब क्या करता है, वो एक ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है। वो क्या करता है, एक ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है, और उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो नेक्स्ट पार्ट में
एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रैवलिंग ऑफ गैसेस जो है वो मिनिमाइज होने लगती हैं, और एट लास्ट जब कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो वो कंप्लीट अक्लूजन जब कर लेता है म्यूकस ब्रोंकस का, तो उसके नेक्स्ट पार्ट में कोलैप्शन की कंडीशन अराइज हो जाती है, जिसको हम इजीली एटलेक्टियासिस कहते हैं। नेक्स्ट, फिजिकली अगर कंडीशन की बात करें तो कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन कोज ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर टू द एडजेसेंट ऑर्गन। कैंसर में क्या होता है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, और जब कैंसर सेल ग्रोथ करते हैं, जब कैंसर सेल ग्रोथ करते हैं, दो तरह के कैंसर्स इजीली अपन इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक तो स्मॉल सेल कैंसर, एक लार्ज सेल कैंसर जो लंग्स कैंसर के टाइप हैं, या कोई अदर कैंसर जिसकी वजह से कैंसर सेल की वजह से उसके नियर बाय एडजेसेंट ऑर्गन पे प्रेशर शिफ्टिंग हो रहा है। उस कंडीशन में क्या होता है कि एनाटॉमिकल चेंजेस की वजह से कोई भी जो बॉडी का लंग्स का पार्ट है वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है, और उससे क्या होता है, कोलैप्शन की कंडीशन अराइज होती है। सपोज करिए ये ब्रोंकस है और यहाँ पे ट्यूमर है, देखिए इंट्राल्यूमिनार है, ल्यूमिनार है या एक्स्ट्रा ल्यूमिनार है, तीन कंडीशन के अपन को ट्यूमर देखने को मिलते हैं। तो अगर इंट्राल्यूमिनार है इट मीन्स ग्रोथ जो है ल्यूमन के अंदर है, उस कंडीशन में ऑब्स्ट्रक्शन कंप्लीट और जल्दी हो जाएगा। एक्स्ट्रा ल्यूमिनार है इट मीन्स जो प्रेशर शिफ्टिंग है वो बाहर से हो रहा है, और जितना साइज जब इंक्रीज होता जाएगा ना तब जाके वो ल्यूमन को रिड्यूस करता जाएगा, और उसके बाद जो है वो कंडीशन अराइज आएगी लास्ट में जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिल्कुल रिड्यूस हो जाएंगे या मिनिमाइज हो जाएंगे। उस कंडीशन के बाद नेक्स्ट पार्ट में वही नेगेटिव प्रेशर डेवलप होने की वजह से कोलैप्शन की कंडीशन अराइज हो जाएगी। एज नेक्स्ट आता है प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन मीन्स देर इज अ कंडीशन इन विच देर इज एक्सेसिव अक्यूमुलेशन ऑफ प्लूरल फ्लूइड विद इन प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी के अंदर जब एक्सेसिव फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो जाता है तब क्या हम उसे कहते हैं, प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन कहते हैं। और प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन की वजह से क्या है, जो स्ट्रक्चर चेंजेस आते हैं, बिकॉज जब प्लूरल कैविटी में फ्लूइड एक्सेसिव अमाउंट में डिपॉजिट होगा तो क्या होगा, वो अपना प्रेशर जो है इनवर्ड एल्वियोलाई की तरफ या ब्रोंकल ट्री के तरफ शिफ्ट करेगा, और उससे क्या है, ब्रोंकल ट्री कंप्रेस होगा, और कंप्रेस होने की वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि इंटरनली प्रेशर वहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। और नेक्स्ट कॉज है सक्शनिंग। प्रोलॉन्ग सक्शनिंग लीड्स टू डायरेक्ट नेगेटिव प्रेशर, डेवलप डायरेक्ट नेगेटिव प्रेशर विद इन द लंग्स दैट में लीड्स टू कोलैप्शन ऑफ लंग्स or atelectasis. So next one, pathophysiology. So what happen with atelectasis? Due to above discussed etiological factor, whether this is anesthesia, post-surgical, tuberculosis, any occlusion, whether by the foreign body or by the mucus, what happen? This may develop blockage in the पैसेज ऑफ एयर। एयरवे का जो रास्ता है ना उसमें ये सारी कंडीशन क्या करती हैं, ब्लॉकेज डेवलप करती है, एंड ड्यू टू ब्लॉकेज दिस में लीड्स टू रिड्यूस एयर एक्सचेंज फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड और फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, देयर इज लैक ऑफ एयर एक्सचेंज। दिस में अल्टीमेटली लीड्स टू what happen when we cannot exchange our internal air to the external air. The isolated part beyond the obstruction, the isolated parts remaining air is absorbed by the blood stream, and due to absence of exchange of gases, this may absorbed air does not refill by the external air, so this may cause collapsion. This may further leads to same as air, outside air cannot be replace the absorbed air because of blockage. उस blockage की वजह से क्या हुआ कि जो पहले अंदर की एयर थी वो तो ब्लड स्ट्रीम में डिसॉल्व हो गई, खत्म हो गई। अब ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या हुआ कि जो बाहर की एयर है ना उसने उसको रिप्लेस नहीं किया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पे नेगेटिव प्रेशर डेवलप होगा और जो लंग्स है वो कोलैप्स हो जाएंगे। सो दिस आइसोलेटेड लंग्स
become collapse and empty, and this condition is known as atelectasis. So this is all about pathophysiology. Next, clinical symptoms. So first we are talking about cough that we cannot suggest as prominent one, because cough is the not prominent symptom of atelectasis. Chest pain, not a common clinical symptoms. The first one is the breathing difficulty. Dyspnea, pattern become fast and shallow. Second one, low oxygen saturation due to impaired diffusion pattern, because we cannot replace internal air which is absorbed within the blood, so we cannot replace by the external air. The saturation of oxygen is reduced. देखिए, जितना बड़ा पार्ट कॉलेप्स होगा लंग्स का, उतना ही सैचुरेशन की डिग्री में फॉल आएगा. अगर पूरा एक सेपरेट लंग्स कॉलेप्स होता है तो इट बिकम मोर क्रिटिकल. अगर उसका एक लोब होता है तो कंपैरेटिवली इट इज लेस डेंजरस देन द कंप्लीट वन. सो साइनोसिस develop in the later stage due to reduced oxygen saturation with tachycardia. So next one is the diagnostic evaluation. How we can evaluate the atelectasis condition? So clearly I am taking this that a chest x-ray is sufficient to diagnose atelectasis, because what happen, we are doing chest PA, posterior anterior or anterior posterior chest x-ray. The deflated part or the collapse part is clearly visible in the x-ray, because जो part collapse होगा ना, उस part का size जो है वो reduce होगा as compared to normal. अगर एक इनवर्ड मूवमेंट शो होता है, एक इनवर्ड डिप्रेशन शो होता है, ठीक है, उस कंडीशन में हम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट में जो है वो कॉलेप्शन है या एटेलेक्टासिस है. अगर कंप्लीट लंग्स में है तो कंप्लीट लंग्स कॉलेप्शन जो है वो इजीली विजिबल होगा. तो इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द आउटर लेयर इज फोकस्ड ऑन चेस्ट एक्सरे. लेकिन उससे पहले हिस्ट्री कलेक्शन, किस रिगार्डिंग अपन हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं. तो फर्स्ट वन क्लियरली एक्सप्लेन अबाउट द पोस्ट सर्जिकल एनेस्थीसिया और पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी. नेक्स्ट वन, हिस्ट्री कलेक्शन रिगार्डिंग द क्रॉनिक इलनेस which is previously faced by the patient, whether it is obstructive bronchitis, whether it is bronchiectasis or pulmonary tuberculosis. Then another history collection regarding the aspiration of foreign body. Suspected what was the foreign body may be. ये स्पेशली हम पेशेंट उस कंडीशन की बात करते हैं जब पेशेंट जो है वो एक बच्चा हो. उस कंडीशन में हम पेशेंट के या उस चाइल्ड के पेरेंट्स से ये क्वेश्चनिंग करते हैं कि लास्ट में आपका बच्चा किससे खेल रहा था. तो सस्पेक्टेड वी कैन डायग्नोज दैट समवट ऑफ फॉरेन बॉडी इज एस्पिरेटेड बाय द चाइल्ड. देन फिजिकल एग्जामिनेशन. सो फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले वी आर ऑब्जर्विंग फॉर द साइनोसिस, वी आर ऑब्जर्विंग फॉर saturation of oxygen. So this is the first priority, because if the saturation of oxygen falls down then it may critical for the patient. So first we have to manage or manage the saturation of oxygen. It is clearly observed by the pulse oximetry or the sinuses develop within the बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल. सो साइनोसिस का पैटर्न मैंने आपको पहले बताया था. मैं हमेशा पेरिफेरल देखते हैं और उसके बाद सेंट्रल लाइन देखते हैं. अगर पेरिफेरल है और वो प्रोग्रेसिव है, इट मीन्स क्विकली वी हैव टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन इन ए फोर्सफुल मैनर. So head to toe examination along with tachycardia should be observed by the auscultation. So next one, I clearly explain about chest x-ray is the confirmative diagnosis which is generally visible on x-ray.
In a rare case, or we have to study it deeper, then we are going to prescribe CT scan, computer tomography, for segmental study. Next one, bronchoscopy. Bronchoscopy is a procedure in which with a handheld device we are going to observe, or we are going to investigate the bronchus of the individual with a device. So visualization of bronchus is known as bronchoscopy. Next one, the treatment. So the post-surgical atelectasis is treated with physiotherapy focusing on deep breathing and deep cuffing exercise, or encourage patient for cuffing. अगर पोस्ट सर्जिकल एटलेक्टियासिस है तो एक पॉजिटिव प्रेशर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, एंड सेकेंड वन फिजियोथेरेपी. फिजियोथेरेपी, rubbing of the chest, tapping of the chest. Second, deep breathing and deep cuffing exercise. We have to instruct the patient for the maximum breathing and excessive cuffing, because this may help to recoil the elasticity power of the alveoli. Next one, continuous positive airway pressure, because अगर हमें किसी चीज को इन्फ्लेट करना है तो वी हैव टू एडमिनिस्टर्ड द एयर इन अ पॉजिटिव प्रेशर, बिकॉज नेगेटिव प्रेशर को क्लियर करने का एक ही तरीका है कि हम उसमें पॉजिटिव वे में एयर को एडमिनिस्टर्ड करें. जब हम फोर्सफुली ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो क्या होगा, जो डिफ्लेटेड पार्ट है दिस विल बिकम इन्फ्लेटेड. नेक्स्ट वन, एंटीबायोटिक थेरेपी. दिस इज given on the basis of prophylactic, because due to this all condition we are supposed to think that there might be chances of developing secondary infection. So to treat or reduce the chances of secondary infection, we are giving patient for antibiotic therapy. So this is all about एटलेक्टियासिस. एक बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं भी दिक्कत आए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं. क्लियरली एक बार मैं आपको अगर समराइज फॉर्म में कहूँ तो एटलेक्टियासिस एक कोलैप्शन ऑफ लंग्स की कंडीशन होती है, जिसके अंदर पेशेंट का लंग्स कोलैप्स हो जाता है ड्यू टू एल्वियोलाई डिफ्लेटेड, एंड देयर आर lack of chances to replace the remaining air by the external air. So this is the condition we known as atelectasis. So thank you for today. Till then, take care.